प्यारे बच्चों नमस्कार, आपकी जितु भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के बारे में। और फाइनली हमने चैप्टर नंबर 9 लास्ट लेसन में स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर बहुत इजी और बहुत छोटा सा है। चैप्टर का नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसके अंदर बेसिकली हम बात कर रहे हैं प्रत्यास्था के बारे में। तो प्रीवियस लेसन में लेसन नंबर 1 में हमने काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करा। उसमें मेन चीज थी प्रत्यास्था क्या चीज होती है, प्रतिबल और विकृति क्या चीज होती है। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स अपन ने लास्ट क्लास में खत्म करी थी और ये हम पढ़ रहे हैं इसका लेसन नंबर 2। यहां पर लेसन नंबर 2 जो है हम इसका पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 1 ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने लेसन नंबर 1 नहीं देखा वो देख लेना, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो आप सबको पता है काफी इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो आगे देखते हैं आज का हमारा बेसिक टॉपिक क्या है, क्या क्या आज एग्जैक्टली अपने को पढ़ना है। तो देखते हैं फटाफट से आज के ये रहे टॉपिक। आजकल हमने एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है, टुडेज गोल, मतलब इस लेसन में एक्चुअली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ताकि आपके दिमाग में रहे हाँ भाई ये टॉपिक आज खत्म हो जाएंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर का सबसे 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, ये समझ लीजिए, मतलब सारे लेसन्स की सीरीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही लेसन है, क्योंकि इसमें दो मेजर टॉपिक आ रहे हैं आप लोगों के पास। एक है आपका हुक का नियम जो कि एग्जाम में कंफर्म पूछा जाता है, और दूसरा है हमारे पास प्रतिबल विकृति कर्व, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल विकृति वक्र। ठीक है, वो अपन पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। फिर इसके बाद पढ़ेंगे प्रत्यास्था गुणांक। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें स्टार्टिंग के दो तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, तो अच्छे से समझ लेना। एक तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आइसक्रीम बना दो, स्टार लगा दो, जो लगाना है लगा दो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन हुक के नियम से। तो हुक भाई साहब ने क्या बोला, हुक ने बहुत छोटी सी बात बोली। हुक भाई साहब ने बोला कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर अंदर, प्रत्यास्था सीमा के अंदर अंदर प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है। सही, प्रत्यास्था सीमा क्या होती है बेटा, लास्ट लेसन में बताया था कि अगर हम किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो बल लगाने की वजह से वस्तु विकृत हो जाती है। जैसे रबर बैंड को खींचा, विकृत हो गई। जैसे ही तुमने बल हटा दिया वैसे ही उसके अंदर लगने वाला प्रत्यानयन बल उसको वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लेकर आ जाता है। तो जैसे ही आपने बल हटाया और वो प्रारंभिक अवस्था में आ गई, तो जब तक ये चीज हो रही है, मतलब आप बल लगा रहे हो और वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जा रही है, तो उस अधिकतम बल को जहां तक वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है उसको हम बोलते हैं उसकी प्रत्यास्था सीमा। अगर आपने चीज को प्रत्यास्था सीमा से ज्यादा खींच दिया तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, यानी हमेशा के लिए विरूपित हो जाएगी। तो उन्होंने क्या बोला, प्रत्यास्था सीमा के अंदर अंदर प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है, ऐसा उन्होंने बोला। सिंपल सी बात। अब हम सब जानते हैं कि जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, यहां पे भी एक नियतांक आता है, उस नियतांक का नाम है प्रत्यास्था गुणांक। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। प्रतिबल को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिग्मा से, विकृति को रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। इस सिंबल को बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको हम क्या बोलते हैं सिग्मा। और ये जो मैंने लिखा है ये सिग्मा किसको बता रहा है, प्रतिबल को, प्रतिबल को निरूपित करते हैं सिग्मा से। और ये जो दूसरा सिंबल मैंने लिखा है जिसको जो विकृति को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रहा है वो हमारे पास एप्सिलॉन, इसको अपन क्या बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन है ये हमारी विकृति है और सिग्मा हमारा प्रतिबल है। तो हमने बोला सिग्मा सीधे समानुपाती है एप्सिलॉन के, विकृति के समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद नियतांक आएगा, वो हमारे पास ई को हम बोलते हैं प्रत्यास्था गुणांक, जिसके बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे बाद में। वैसे मैं आपको बता दूं जो प्रत्यास्था गुणांक है वो प्रतिबल और विकृति का अनुपात है, वो तो आप सबको डायरेक्टली दिख ही रहा होगा। ठीक है, चलिए तो आई होप सबको हुक का नियम समझ आ गया होगा। ध्यान रखिएगा ये लिखना बहुत जरूरी है, प्रत्यास्था सीमा के अंदर। ठीक है, तो प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है। जैसे ओम के नियम में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, यहाँ पे सिग्मा जो है वो सीधे समानुपाती होता है एप्सिलॉन के। ठीक है, कई लोग इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं ना, घबराने की बात नहीं है। फिर समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद E आएगा जिसको अपन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ठीक है, आई होप सबको हुक का नियम समझ आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर में आएगा, इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अब अपने को पढ़ना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यानी हमारा प्रतिबल विकृति वक्र। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं ये जो टॉपिक है
इसके अंदर काफी सारी थ्योरी है, ठीक है। ये 2 पेजेस में मैंने थ्योरी लिखी हुई है, खूब भर भर के थ्योरी लिखी है, क्योंकि आप लोगों का ऐसा मानना है कि जो थ्योरी होती है वो एग्जाम में आप लोगों को लिखनी होती है, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स तो उसी से मिलने वाले हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन बच्चों ने ऐप के ऊपर कोर्स परचेस कर रखा है उनको तो मिल जाएगा, बाकी जो बच्चे नहीं परचेस कर रहे हैं, डायरेक्ट यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, वो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरी मैं रीड करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको वक्र से सीधा समझाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज पढ़ के नहीं बताने वाला हूं, इतना सारा कंटेंट मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, प्रतिबल विकृति वक्र है, ये क्या चीज है या ये क्या दर्शाता है वो अपन देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और यहां पे बता दूं। तो आप सबको पता है कि अगर मैं प्रतिबल और विकृति में, अगर मैं प्रतिबल और विकृति में एक वक्र ड्रॉ करूंगा, एक कर्व ड्रॉ करूंगा, तो हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों सीधे समानुपाती है, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि अगर हमें किसी भी वक्र का ढाल निकालना है तो हम y को x से डिवाइड कर देते हैं। तो प्रतिबल को हम विकृति से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रतिबल को हम विकृति से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा E, प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। यानी अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं प्रतिबल और विकृति में एक वक्र ड्रॉ करूंगा तो उसका ढाल जो होगा, ढाल का मतलब ये थीटा जो अपन ने निकाला है, इसका tan थीटा, ये जो हमें क्या देगा? प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। वैसे इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है, ये आगे लिखा है हमने ना, आगे आएगा, देखो ये वक्र हम आगे ड्रॉ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। इन सब चीजों के अंदर अपन ड्रॉ करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। तो डिटेल में अपन इसको पढ़ेंगे, लेकिन बाद में, अभी नहीं। अभी अपने को पहले इस ग्राफ पे फोकस करना है। तो यहां पर अपन ने प्रतिबल को y अक्ष पर लिया है और विकृति को हमने x अक्ष पर लिया है। मैं आपको पहले ही बता दूं, एग्जाम में, उसके लिए बोल रहा हूं, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा हूं। कंपटीशन के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हुए हैं जहां पे विकृति आपकी y अक्ष पर थी, प्रतिबल आपका x अक्ष पे था। घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस लगा के समझना है, क्वेश्चन कैसे भी हिल जाएंगे आपके, ठीक है। अभी के लिए हम y अक्ष पर प्रतिबल ले रहे हैं और x अक्ष पर विकृति ले रहे हैं, जो कि सारी बुक फॉलो करती है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी हम y अक्ष पे प्रतिबल ही लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, क्या होता है प्रतिबल विकृति वक्र? तो समझिए मेरी बात। हमारे पास मान लीजिए एक वायर है, ठीक है, और वायर को इस तरीके से आपने लटका दिया है। वायर को क्या करा है? इस तरीके से लटका दिया। ये आपकी वायर है, यानी एक तार है, ठीक है। अब ये तार किसी भी चीज की बनी हुई हो सकती है, ये किसी मेटल की बनी हुई हो सकती है, या ये रबर की हो सकती है, किसी और दूसरी चीज की हो सकती है। अब आपने क्या करा? आपने इस तार को नीचे से खींचना स्टार्ट करा, यानी आपने इसके ऊपर बल लगाया। अब अपने को पता है, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ठीक है। जैसा कि हमारे हुक भाई साहब ने भी बोला कि जैसे जैसे आप बल बढ़ाते जाओगे, जो बल लगा रहे हो किस पर लगा रहे हो? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोलते हैं, यानी स्ट्रेस बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस हो रहा है काफी, है ना, तो स्ट्रेस बोलते हैं। तो आपने जैसे जैसे इस तार के ऊपर, जो कि सिलेंड्रिकल शेप की है, आपने खींचना स्टार्ट करा, धीरे धीरे इसकी लंबाई बढ़ने लग गई। तो इसकी लंबाई इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ने लग गई, ठीक है। तो हुक भाई साहब ने क्या बोला कि जितना प्रतिबल लगाओगे विकृति उतनी ज्यादा होगी, जितना बल लगाओगे विकृति उतनी ज्यादा होगी, दोनों एक दूसरे के सीधे समानुपाती है भाई साहब। तो O से लेके A तक हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। यहां तक ये वस्तु हुक के नियम की पालना करती है, यानी हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हो गई। तो धीरे धीरे प्रतिबल बढ़ाने के साथ साथ विकृति भी समानुपातिक रूप से बढ़ने लगती है। यानी O से A तक हमें एक लाइन मिल गई, एक पॉइंट मिल गया, जहां तक हमारी जो प्रतिबल है वो विकृति की सीधा समानुपाती। अगर हम हमारे अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे अपन विकृति यानी सिग्मा, और यहाँ पे अपन एप्सिलॉन यानी विकृति ले रहे हैं, प्रतिबल और विकृति। तो स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ाते हैं वैसे वैसे विकृति भी बढ़ती है। तो हमें एक पॉइंट मिल गया, O से A तक ये हुक के नियम की पालना कर रहा है, हुक के नियम की पालना कर रहा है। अब अगर आपने बाद में और बल बढ़ाने की कोशिश करी तो इस बार आप देखोगे कि बहुत कम बल लगाने के बावजूद भी विकृति बहुत ज्यादा हो रही है। यानी बल बहुत कम लग रहा है, विकृति बहुत ज्यादा हो रही है। कर्व कुछ इस तरीके का बन जाएगा, आपका कर्व कुछ इस तरीके का बन जाएगा। आप एक बी पॉइंट पर पहुंच गए।
ये बी पॉइंट वो मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक बल लगा दिया अगर आपने वस्तु पे और हटा दिया तो वस्तु वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेगी। ओ से ए तक ये हुक के नियम की पालना करती है, यानी बल लगा रहे हो, बल लगाने के बाद हटा दिया, प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। ए के बाद आपने बल लगाना फिर भी चालू रखा, आपने देखा यार कि इस बार विकृति ज्यादा उत्पन्न हो रही है बहुत कम बल के साथ, मतलब ये हुक के नियम की पालना नहीं कर रही है। बट जैसे ही मैं बल को हटा लेता हूं वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था वापस प्राप्त कर लेती है। इसका मतलब ओ से बी तक उसमें प्रत्यास्था का गुण विद्यमान है, बल हटाने के बाद वो वापस प्रारंभिक अवस्था में आ रही है। ओ से बी तक उसमें प्रत्यास्था का गुण है, लेकिन इसके ओ से ए तक तो हुक के नियम की पालना हो रही है, ए से बी तक हुक के नियम की पालना नहीं हो रही है। ठीक है, तो आई होप इसको समझ आ गया होगा। ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को अपन बोलते हैं प्रत्यास्थ सीमा। इसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थ सीमा, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम प्रतिबल जो आप वस्तु पर लगा सकते हो और हटाने के बाद वो प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। तो इस बी बिंदु को अपन क्या बोलते हैं? इस बी बिंदु को अपन बोलते हैं प्रत्यास्थ सीमा या फिर पराभव बिंदु। इस बी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ सीमा। ठीक है, बल कैसे लग रहा है इस पे? ऐसे खींचे जा रहे हो आप कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, तो इस फिगर को अभी हम हटा देते हैं क्योंकि हमारे स्पेस काम आएगी वाली। एक और नाम है इसका पराभव बिंदु, है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। पराभव बिंदु इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट यानी ये अधिकतम प्रतिबल, वो अधिकतम प्रतिबल जहां तक बल लगाया हटा दिया प्रारंभिक स्थिति में आ गई, ये इसकी अधिकतम लंबाई है। इसमें कोई परमानेंटली डिफॉर्मेशन नहीं होता है, प्रत्यास्था का गुण इसमें विद्यमान है। अब फिर भी आप आगे कंटिन्यूअसली बल को बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, तो आप जैसे जैसे बल को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे अब ये इस तरीके से आप देखोगे बल बढ़ा रहे हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वापस आपकी विकृति बढ़ रही है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है बी से लेके डी तक का, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अपन बोलते हैं प्लास्टिक क्षेत्र या प्लास्टिक रीजन। ये वो क्षेत्र है जहां पर अगर आप बल हटा भी दो, ये वो क्षेत्र है जहां पर अगर आप बल हटा भी दो तो भी आप देखोगे उसमें कुछ ना कुछ परमानेंटली डिफॉर्मेशन आ गया है, क्योंकि उसकी प्रत्यास्थ सीमा तो बी पे ही खत्म हो गई थी। लेकिन फिर भी तुमने उसके ऊपर और बल लगाया तो देखा बल हटाने के बाद वस्तु में कुछ ना कुछ विकृति आ गई है। इसका मतलब ये इसका कौन सा रीजन है? प्लास्टिक रीजन। जितना बड़ा होगा आप उसको उतना ही ज्यादा खींच सकते हो, उतना ही ज्यादा लंबा कर सकते हो। तो जो टेंसाइल मटेरियल होते हैं, टेंसाइल को हिंदी में बोलते हैं तन्य पदार्थ, जैसे कि इस्पात, ठीक है, और जितनी भी मेटल्स होती हैं उनको आप आराम से खींच करके तार की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। पढ़ा है ना 10th क्लास के अंदर, जैसे कि सोने को तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसमें तन्यता का गुण काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पर बी से डी तक का रीजन प्लास्टिक का रीजन है। प्लास्टिक का रीजन का मतलब आप वस्तु पे बल हटा दो फिर भी उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ जाएगा, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, मतलब वो हमेशा के लिए वैसी विरूपित हो गई। ठीक है, तो ये कौन सा रीजन है? बी से डी तक का ये हमारा प्लास्टिक क्षेत्र है, प्लास्टिक रीजन है। ठीक है, प्लास्टिक क्षेत्र का मतलब यहां पर वस्तु में तन्यता का गुण होता है। ठीक है, वो प्लास्टिक जैसा बिहेवियर करती है। तो अगर हम बी से डी तक का कोई भी एक पॉइंट ले लें, बी से डी तक का रैंडमली कोई भी एक पॉइंट ले लें, मान लीजिए मैंने पॉइंट लिया सी, तो ये सी बिंदु पर अगर मैंने प्रतिबल 0 कर दिया, मैंने बाहर से लगने वाला बल हटा दिया, तो मैं देखूंगा यार कि ये जो क्या बोलते हैं वस्तु है उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो गया। मतलब देखो प्रतिबल 0 है, प्रतिबल 0 है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ परमानेंटली डिफॉर्मेशन इसमें आ गया है, मतलब वो विकृत हो गई है हमेशा के लिए। और ये जो विकृति होती है वो 1% से कम होती है। ठीक है ना, इस रीजन में विकृति 1% से कम होती है। ठीक है, इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे। तो प्लास्टिक रीजन में विकृति तो होती है लेकिन 1% से कम। मान लो 100 मीटर लंबी वायर है तो प्लास्टिक का रीजन उसको ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटीमीटर बढ़ा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है,
तो आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो बी से डी तक के रीजन को अपन क्या बोलते हैं, प्लास्टिक का रीजन बल हटाने के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ विकृति रह जाती है और वो हमेशा के लिए रहती है, वापस प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगी। ठीक है, ओके। ये जो डी बिंदु है, इस डी बिंदु को अपन बोलते हैं, ये जो डी बिंदु आपको दिख रहा है ना, ये डी इसकी अधिकतम वैल्यू है। यहां पर देख लीजिए आप, आपने अधिकतम प्रतिबल लगा रखा है, तो डी बिंदु पर आपने जो प्रतिबल लगाया है वो अधिकतम प्रतिबल लगा रखा है, अधिकतम प्रतिबल लगा रखा है। ये भी प्लास्टिक क्षेत्र का अधिकतम बिंदु है। इस बिंदु के बाद अगर आप बल हटा भी लेते हो या बल को कम भी कर देते हो, मतलब आपने बल लगा लिया, आप लगाए जा रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद आप नोटिस करोगे यार कि विकृति बहुत ज्यादा हो गई है। अब अगर मैं प्रतिबल को कम कर भी रहा हूं ना, तो देख रहा हूं कि यार विकृति तो फिर भी बढ़ रही है। मान लो 50 न्यूटन का बल लगा रखा है, मैं कह रहा हूं 50 की जगह 40 कर दो इस बिंदु के बाद, आप देखोगे विकृति तो फिर भी बढ़ रही है। यहां पर इस रीजन में डी से ई तक का जो बिंदु पॉइंट है या जो रीजन है, इसमें जो पदार्थ है वो तरल की तरफ बहने लग जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता जैसे गोल्ड हुआ, आपको पता 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो यहां पर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, कि मतलब वस्तु पे आपने इतना प्रतिबल लगा दिया है कि वो पानी की तरह बह रही है, पानी की तरह तो नहीं लेकिन हाँ सेमी सॉलिड बोल सकते हैं उसको। ठीक है, मतलब बह रही है, उसमें बहने का गुण आ जाता है। डी से ई तक प्रतिबल कम कर दिया, बल कम कर दिया, लेकिन फिर भी उसके अंदर विकृति बढ़े ही जा रही है, बढ़े ही जा रही है, उस तार की मोटाई कम होती ही जा रही है, होती ही जा रही है, और वो तरल की तरफ बहना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो आप जो अधिकतम प्रतिबल लगा सकते हो वो बिंदु डी तक है। डी के बाद अपने आप आपकी विकृति स्टार्ट हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखते जा रहे हो कॉन्टिन्यूसली तार जो है उसकी लंबाई बढ़े ही जा रही, बढ़े ही जा रही, बढ़े ही जा रही है, और ई बिंदु पर आते ही वो टूट जाता है। इसको अपन बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, यानी वो बिंदु जहां पर आपका जो भी पदार्थ है या जो भी वायर है वो टूट जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, टूट गई वायर। ठीक है, तो आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ई बिंदु हमारा वो बिंदु है जहां पे तार क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है ना, तो डी के बाद धीरे धीरे देख लो आप लोग, आपने प्रतिबल कम कर दिया, देखो प्रतिबल कम हो रहा है लेकिन विकृति बढ़ती जा रही है। ई बिंदु पर पहुंचते ही आपकी तार टूट जाएगी, ई बिंदु तक पहुंचते ही आपकी तार टूट जाएगी। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, चीजें काफी इंपॉर्टेंट कर्व है इसलिए मैं आपको बोल देता हूं। ओ से लेके ए तक के हुक के नियम की पालना करता है, प्रतिबल बढ़ा रहे हो विकृति भी उसके अनुपात में बढ़ती जा रही है। ठीक है भाई साहब, मतलब और ये वो रीजन है जहां पे अगर आपने प्रतिबल हटा भी दिया ना, वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगी। लेकिन फिर भी आपने बल बढ़ाया तो देखा इस बार बहुत कम बल बढ़ाने के बाद विकृति बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब ये हुक के नियम की पालना तो नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी बल हटा अगर मैं दूं ना उसके ऊपर लगने वाला, तो वो प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर लेती है, इसका मतलब उसमें प्रत्याशा का गुण है। लेकिन बी बिंदु एक ऐसा बिंदु मिलेगा जहां पर जो प्रत्याशा का गुण है वो वहां तक ही रह सकता है, मतलब अगर आपने इसके बाद और बल लगाया तो फिर उसमें प्रत्याशा का गुण नहीं रहेगा। प्रत्याशा का मतलब बल हटाने के बाद वो प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर ले। तो बी बिंदु को अपन ने क्या बोला, प्रत्याशा सीमा, मतलब इलास्टिक लिमिट, वो लिमिट जहां तक बल लगाने के बाद, बल हटाने के बाद भी वो प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो ओ से बी तक का रीजन हो गया हमारे पास, उसका प्रत्याशा का गुण इसमें विद्यमान है। फिर और आगे तुमने बल बढ़ाया, तो बल बढ़ाने के बाद आपने देखा यार कि जब मैं बल हटा देता हूं ना, तो उस बॉडी के अंदर या उस वायर के अंदर कुछ ना कुछ परमानेंटली डिफॉर्मेशन आ जाता है, यानी वो हमेशा के लिए विकृत हो जाती है, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन परमानेंट आ जाता है। सो बी से डी तक का जो रीजन है इसको अपन बोलते हैं प्लास्टिक क्षेत्र, प्लास्टिक रीजन, यानी इसमें वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो जैसे हमने एक बीच में बीडी के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लिया, कौन सा, सी, और हमने देखा यार मैं प्रतिबल को बिल्कुल हटा दे रहा हूं, बल हट गया, बिल्कुल जीरो कर दिया, देखो प्रतिबल है ना, जीरो प्रतिबल हो गया। एक्स अक्ष पर वैसे भी वाई जीरो होता है ना, तो इस अक्ष पर प्रतिबल जीरो है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो गया और वो परमानेंट है, वो हटेगा भी नहीं है, वो सही भी नहीं होगा। ठीक है, और ये जो आपकी विकृति है वो 1% से हमेशा कम ही होगी। तो जो डी बिंदु है
यहां तक आप अधिकतम प्रतिबल लगा सकते हो। इसके बाद आपने नोटिस करा यार कि तार खुद ब खुद बहना स्टार्ट हो रही है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं, तार में बहने का गुण आ गया है, तरल की तरह बह रही है वो, ठीक है। और डी से ई तक अगर हमें प्रतिबल कम भी कर दूं तो भी अपने आप बह जा रही है तार, अपने आप उसमें विकृति उत्पन्न होती जा रही है, पतली होती जा रही है ऑटोमेटिकली, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ई पर आते ही तार टूट जाती है, इसको अपन बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। यानी यहाँ पे वायर हमारी टूट गई, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा, ई को अपन फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पर डिफॉर्मेशन जो होता है, जो विरूपण होता है, वो 30% या उससे ज्यादा का होता है। तो ई बिंदु पर देख लो, आपको दिख रहा होगा 30% तक वस्तु में विरूपण आ गया है, लेकिन उसके बाद वो टूट जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस कर्व के बेसिस पे हम अलग अलग मटेरियल को कैटेगराइज करेंगे। मतलब जैसे मैं तन्य पदार्थ के बारे में आपको बता रहा था, तो तन्य पदार्थ में चीजों को खींचने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, मतलब उसमें प्लास्टिक वाला रीजन काफी ज्यादा होगा, यानी जो बीडी वाला रीजन है तन्य पदार्थ में ज्यादा होगा। लेकिन जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, डक्टाइल मटेरियल का मतलब क्या होता है, जो इजीली टूट जाते हैं, जैसे कांच की प्लेट, कांच नीचे फेंको टूट जाएगा, तो इनमें खिंचाव होने की प्रवृत्ति होती नहीं है, प्लास्टिक नेचर होता ही नहीं है। तो इनका जो बी है, जहां पर इनकी प्रत्यास्थ सीमा जो है, उसके बाद जो आपका ब्रेकिंग पॉइंट है, जो फ्रैक्चर पॉइंट है, बहुत पास में होता है। धीरे धीरे इनके बारे में भी बात करते हैं अपन, ठीक है। चलो, तो अब एक एक करके सारे पदार्थों को देखते हैं अपन। ये सारी रामायण आपके पास लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। एक चीज और, ये जो ये परभराव बिंदु आपको दिख रहा है, जो बी पॉइंट है, जिसको अपन ने इलास्टिक लिमिट लिखी, इस इलास्टिक लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपकी सामर्थ्य है, उसको अपन पराभव सामर्थ्य बोलते हैं, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, लिखा है यहाँ पे। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। और जैसा मैंने आपको बताया, आपका जो फ्रैक्चर पॉइंट है, हिंदी में इसको बोलते हैं विभंजन बिंदु, जहां पे आपकी तार टूट जाएगी, ठीक है। और ये बिंदु कौन सा हमारे पास, सी नहीं है, ये बिंदु हमारे पास ई है। ये बिंदु हमारे पास कौन है, ई। ई जो है वो हमारा कौन सा पॉइंट है, ई हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है, मतलब जहां पे वायर आपकी टूट जाती है, विभंजन बिंदु, ठीक है। एनसीईआरटी वालों ने इसको पराभव बिंदु लिख दिया, ये पराभव बिंदु नहीं है, ये विभंजन बिंदु है, ठीक है। पराभव बिंदु वो था, तो ये एनसीईआरटी में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही करेंगे अपन। विभंजन बिंदु है ये, ठीक है ना, फ्रैक्चर पॉइंट जिसको बोलते हैं, क्योंकि पराभव बिंदु आपका बी होता है, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। ओके, अब अलग अलग तरीके के मटेरियल को देखते हैं कि कैसे कैसे मटेरियल होते हैं। सबसे पहला मटेरियल है ब्रिटल नेचर का मटेरियल, भंगुर प्रकृति का। जैसे मैंने आपको बताया ना, कांच नीचे फेंकते टूट जाता है, तो किसका नेचर कैसा है, भंगुर प्रकृति है। भंगुर प्रकृति मतलब इनमें प्लास्टिक नेचर होता ही नहीं है। आप खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, ठीक है, खिंच रहा है, बल हटाया, वापस प्रारंभिक अवस्था में आ गए, लेकिन एक जो आपकी इलास्टिक लिमिट है, जो प्रत्यास्थ बिंदु है, उसके बाद सीधा ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, आपका विभंजन बिंदु या फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। यानी उनमें प्लास्टिक का नेचर होता ही नहीं, इनमें कोई परमानेंटली डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस तरीके के पदार्थ में जो प्लास्टिक नेचर होता है बहुत ही कम होता है। इनका जो इलास्टिक लिमिट जो होती है, यानी इनका पराभव बिंदु या फिर प्रत्यास्थ सीमा, और जो आपका ब्रेकिंग पॉइंट जो होता है, या फिर फ्रैक्चर पॉइंट जो होता है, या विभंजन बिंदु जो होता है, वो काफी पास में होता है। तो भंगुर प्रकार के पदार्थों में पराभव बिंदु या प्रत्यास्थ बिंदु और विभंजन बिंदु बहुत पास में होते हैं। इनमें प्लास्टिक का नेचर होता ही नहीं है, टूट जाते हैं सही, ठीक है। तो देखो लिखा है, इस प्रकार के पदार्थों में बी व डी के मध्य प्लास्टिक क्षेत्र बहुत छोटा होता है और ये प्रत्यास्थ सीमा को पार करते ही टूट जाते हैं, जैसा मैंने आपको बोला था। एग्जाम्पल कांच, उच्च कार्बन स्टील, ठीक है। कुछ ऐसे स्टील्स होते हैं जो मतलब स्ट्रेच होते ही नहीं है, ठीक है। जो हमारा जो अपन लोहा जमीन से निकालते हैं, उसमें आप सबको पता है कार्बन मिलाना पड़ता है। तो जो अपन बहुत ज्यादा कार्बन उसमें मिला देते हैं ना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, वैसे तो लोहे में बहुत कम क्वांटिटी में कार्बन मिलता है, 1% से भी कम, ठीक है। लेकिन अगर तुमने बहुत ज्यादा कार्बन मिला दिया ना उसमें, तो ऐसा होगा कि जैसे तुम बल लगा रहे हो, स्ट्रेच नहीं होगी, वो स्ट्रेच हो गई, बल हटाती प्रारंभिक अवस्था में आ गई और ऑटोमेटिकली टूट जाएगी, ठीक है। तो जिसमें बहुत ज्यादा कार्बन मिलाते हैं ना, जिन लोही पदार्थों में, वो जल्दी टूट जाते हैं। तो ये ग्राफ आपको समझ आ रहा होगा। ये जो येलो कलर का ग्राफ है, ये ब्रिटल नेचर वाले मटेरियल्स के लिए, यानी भंगुर प्रकृति वाले पदार्थ के लिए, जिसमें प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा होता है, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं अपन।
आगे हमारे पास डक्टाइल नेचर के मटेरियल जो होते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, तन्य पदार्थ जिसको आराम से खींच सकते हो। ऑब्वियसली बात है, जिसको आराम से खींच सकते हो, तो इनका प्लास्टिक रीजन काफी बड़ा होगा। उनका प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा था, इनका प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा होगा। सेम ग्राफ है, देख लीजिए आप। ये जो आपका पराभव बिंदु है या फिर जो इलास्टिक लिमिट है इसको इंग्लिश में बोलते हैं येल्ड पॉइंट, ठीक है। तो ये जो येल्ड पॉइंट है, जो इलास्टिक लिमिट है, हिंदी में इसको पराभव बिंदु या फिर हम बोल रहे हैं प्रत्यास्थ सीमा, वो तो जो प्लास्टिक रीजन का वो काफी बड़ा होता है। तो इस टाइप के मटेरियल में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं ब्लैक कलर पे, तो ब्लैक दिखेगा ही नहीं, कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो अगर मैं सिग्मा और एप्सिलॉन के बीच में कर्व ड्रॉ करूंगा तो आप देखोगे पहले तो सीधा, फिर कम हुआ, फिर आप बी पॉइंट पे पहुंचे, फिर आप देखोगे कि प्लास्टिक रीजन इनका बहुत बड़ा है ना। ये प्लास्टिक रीजन इनका बहुत बड़ा हो गया। ये आपको पता है, ओ ये ए लिया था, इसको बी लिया था, बीच में एक सी पॉइंट ले लिया था, ये डी और ये ई। तो इनका प्लास्टिक रीजन काफी बड़ा होता है। जबकि जो अपन ने पहले पढ़े थे डक्टाइल मटेरियल, जो आप लोगों जो अभी अपन ने ब्रिटल नेचर के पदार्थ पढ़े थे, भंगुर प्रकृति के पदार्थ, वो कुछ इस तरीके के थे। ऐसा ए तक बी तक पहुंचे अपन, और ए बी तक पहुंचने के बाद इनका डी पॉइंट या जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो बहुत जल्दी मिल गया, ठीक है ना। बी भी यही होता है और ई भी यही होता है, टूट जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये काफी पास होते हैं। प्लास्टिक रीजन ना के बराबर ही होता है लगभग, ठीक है। तो आई होप सबको कर्व से तो बात समझ आ गई होगी। तो ये ब्लू कलर वाला पीछे वाले के लिए, भंगुर वाले के लिए, और ये वाला तन्य पदार्थ के लिए, जिसमें प्लास्टिक रीजन काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो इन पदार्थों का प्लास्टिक परास अधिक होता है, ये आसानी से किसी भी आकार में परिवर्तित किए जा सकते हैं और इनके पतले तार भी बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल है सीसा, तांबा, चांदी, प्लेटिनम, क्वार्ट्स, कल बताया था, जिससे घड़ी के निडल बनते हैं। काफी फ्लेक्सिबल होता है क्वार्ट्स। इसके अंदर सबसे ज्यादा तन्य पदार्थ कौन है? प्लेटिनम, ठीक है ना। प्लेटिनम को आराम से खींचा जा सकता है। प्लेटिनम के आपको पता है जेवरात वेवरात भी आजकल बनते हैं, ठीक है। ये भी काफी महंगा मटेरियल होता है। गोल्ड को भी आराम से खींच करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हो आप। चलो आगे चलते हैं। ये एक नए तरीके के मटेरियल जो आपने कभी नहीं पढ़े, इसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ, इलास्टोमर्स बोलते हैं। इलास्टोमर्स क्या होते हैं? जैसे कि रबड़ बैंड। रबड़ बैंड की देखो एक प्रॉपर्टी होती है, रबड़ बैंड को आप खींचेगा, खूब खींचेगा, बल हटाते ही आराम से आप देखोगे बल आपने हटाया, प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। मतलब इनमें खींचने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, मतलब इनकी प्रत्यास्थ सीमा जो होती है ना वो काफी दूर होती है। लेकिन आपने रबड़ बैंड में एक चीज नोटिस की होगी, उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है। आप रबड़ बैंड को खींचते जा रहे हो, बल हटाओ, प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा खींचते रबड़ बैंड टूट जाता है, होता है ना मोस्टली टाइम रबड़ बैंड टूट जाता है, वो परमानेंटली डिफॉर्म बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के पदार्थों के अंदर भी जैसे आपको प्रत्यास्थ सीमा मिलेगी, प्रत्यास्थ सीमा के जस्ट बाद में आपको इसका ब्रेकिंग पॉइंट मिल जाएगा, इसका विभंजन बिंदु मिल जाएगा। मतलब ये खींचने के बाद परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होते, सीधे टूट ही जाते हैं, ठीक है ना। तो इनमें प्लास्टिक नेचर जैसा कुछ होता ही नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें और जो अपन ने पहले भंगुर पदार्थ पढ़े थे। अब भंगुर पदार्थों में क्या था कि वो एक तो है ना, उनमें बहुत ज्यादा बल नहीं लगा सकते आप, ठीक है। मतलब उनका प्रत्यास्थ जो रीजन है वो भी बहुत कम ही होता है, लेकिन इनमें प्रत्यास्थ रीजन काफी लंबा चौड़ा होता है, जैसे रबड़ बैंड में होता है। लेकिन प्रत्यास्थ रीजन खत्म होते ही टूट जाते हैं, ठीक है ना। इनमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन नहीं हो पाता। देखो लिखा है, इस प्रकार के पदार्थों के लिए प्रत्यास्थ सीमा में प्रतिबल एवं विकृति, हाँ एक और चीज, इनमें सरल रेखा नहीं होती, मतलब ये हुक के नियम की पालना करते ही नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे ब्रिटल नेचर वाले मटेरियल जो थे, यानी आपकी भंगुर प्रकृति वाले पदार्थ, वो कम से कम हुक के नियम की पालना तो कर रहे थे। ये तो हुक के नियम की पालना करते ही नहीं है, ये तो सीधा ही बहुत कम बल लगाते बहुत ज्यादा विकृति होती है। रबड़ बैंड में होता है बहुत थोड़ा सा बल लगाओ, विकृति बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है आपके सरल रेखा कभी प्राप्त नहीं होती, बहुत कम प्रतिबल की तुलना में विकृति बहुत ज्यादा होती है, जैसा मैंने आपको बोला। इस प्रकार के पदार्थों की प्लास्टिक परास शून्य ही होती है, मतलब ये परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हो पाते। भंजन बिंदु प्रत्यास्थ सीमा के जस्ट पास में होते हैं। मतलब ये जैसा ग्राफ बना हुआ है, आप खुद भी बना सकते हो इसका ग्राफ। देखो ऐसे होते हैं, ये आपका बी पॉइंट था और जो ब्रेकिंग पॉइंट है जैसे इसके बाद में होता है, मतलब दोनों ऑलमोस्ट पास में होते हैं, है ना। ये बी हो गया और ये आपका ई, टूट ही जाता है ये, ठीक है ना। खींचने के बाद लंबा होता ही नहीं, टूट ही जाता है। तो ऐसे पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थल या इलास्टोमर्स या फिर प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। इलास्टोमर्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में।
और हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थ बहुलक। ठीक है, बड़े अजीब अजीब से नाम है हिंदी में, नहीं? चलो, तो यहाँ पे अपन ने तीनों तरीके के पदार्थ देख लिए हैं, एक ब्रिटल, भंगुर, दूसरा तन्य, ठीक है, टेंजाइल, और सबसे लास्ट में अपन ने देखा इलास्टोमर्स। ठीक है, प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ। अब अपन आगे चलते हैं, जो मैं आपको बता रहा था प्रत्यास्था गुणांक। तो हुक के नियम पे वापस आते हैं। हुक के नियम में अपन एक कांस्टेंट निकाला था जिसको अपन ई बोल रहे थे, और ई प्रतिबल और विकृति के अनुपात के बराबर था। तो सिग्मा जो था एप्सिलॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, समानुपाती का चिन्ह हटाया था, ई आया था। ई को हम प्रत्यास्था गुणांक बोलते हैं, सिग्मा प्रतिबल है और एप्सिलॉन जो है वो विकृति है। तो ई किसके बराबर हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन के, सॉरी, वो 12th में एप्सिलॉन नॉट पढ़ाते पढ़ाते वो याद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ई क्या है हमारा? इसको ई को अपन बोलते हैं प्रत्यास्था गुणांक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सिंपल सी बेसिक सी कुछ बातें हैं, फटाफट से इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत प्रतिबल और विकृति के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था गुणांक। हमने पढ़ लिया प्रतिबल और विकृति का अनुपात, लेकिन प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रत्यास्था सीमा में प्रतिबल विकृति आरेख एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और इसका ढाल किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रत्यास्था गुणांक को। यानी अगर मैं प्रतिबल यहां पे लिया अपन ने और विकृति को यहां लिया, तो प्रतिबल और विकृति के बीच में अगर मैं कर्व ड्रॉ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सीधी सरल रेखा। और इसका जो ढाल है, यानी जो इसका tan थीटा है, वो किसको बताएगा? ई को, क्योंकि ये प्रतिबल और विकृति का अनुपात है। सब जानते हो प्रतिबल को विकृति से यानी y को x से डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन अगर विकृति मैंने यहां पे ले ली और अगर मैंने प्रतिबल को यहां ले लिया, तो जो ग्राफ है वो तो अभी भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, लेकिन इस बार जो इसकी ढाल है वो हमें क्या देगा? यानी tan थीटा, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं और इसको सिग्मा। तो एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा क्या होगा हमारे पास? 1 अपॉन ई। यानी इसका ढाल हमें विकृति जो हमारा प्रत्यास्था गुणांक है उसका व्युत्क्रम दे। ठीक है बच्चों, अब निकाल लेते हैं इसका अपन मात्रक और इसकी विमा। तो देखो मात्रक तो आसानी है, क्योंकि अनुपात किसका है? प्रतिबल और विकृति का। अब विकृति का तो कोई अनुपात होता ही नहीं है, और प्रतिबल का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? बल बटा क्षेत्रफल, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका भी मात्रक जो क्या हो गया हमारे पास? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, विमा भी वही होगी इसकी, m1 l-1 t-2, ये पहले निकाल चुके हैं अपन। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब अपने को क्या करना है? इन अलग अलग प्रत्यास्था गुणांक के टाइप्स देखने की, कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आई होप प्रत्यास्था गुणांक तो सबको क्लियर होगा, प्रतिबल और विकृति का अनुपात। ठीक है, इससे पहले पढ़ लेते हैं कि प्रत्यास्था गुणांक एक्चुअली निर्भर किस किस पे करता है, कि भाई किस किस पे डिपेंड करता है। देखो इसका सबसे पहला पॉइंट है कि है ना, आप किस मेथड से पदार्थ को विकृत कर रहे हो उस पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा पदार्थ की प्रकृति पर ऑब्वियसली बात है कि भाई कैसा मटेरियल है। ठीक है, जैसे स्टील के लिए प्रत्यास्था गुणांक काफी ज्यादा होता है, रबर के लिए कम होता है, वो अपन आगे देखेंगे, और पहले लेसन में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो पहला तो हो गया पदार्थ पर और उसके मेथड पर, किस तरीके से विकृत कर रहे हो। दूसरा तापमान पर, जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इजिली बहुत कम प्रतिबल लगाने के बाद भी विकृति बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो तापमान पर निर्भर करता है। उसके अलावा पदार्थ की विमाओं पर निर्भर करता है, मतलब उसकी डायमेंशन पे, कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वगैरह क्या है। और एक चीज इस पे निर्भर नहीं करता हुआ है प्रतिबल और विकृति, कितना बल लगाया है या कितनी विकृति उत्पन्न हुई उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो प्रतिबल और विकृति से इसको कोई मतलब नहीं है, प्रतिबल बढ़ाओगे विकृति भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो यही बोलता है हुक का। तो ये प्रतिबल और विकृति पर निर्भर नहीं करते, तापमान पर, पदार्थ पर, किस तरीके से विकृति कर रहे हो उस पर। ठीक है, इन सब पे निर्भर करते हैं, पर प्रतिबल विकृति पर निर्भर नहीं करते। तो ये जो हमारे 3 तरीके के हमारे प्रत्यास्था गुणांक होते हैं। पहला है हमारा यंग का प्रत्यास्था गुणांक। अब याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दिया है, 3 चीजें हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था अनुदैर्ध्य प्रतिबल, उसके लिए पढ़ा अनुदैर्ध्य विकृति। अब इसके लिए जो प्रत्यास्था गुणांक होगा उसका नाम है यंग्स प्रत्यास्था गुणांक। अब यंग क्यों रखा? क्योंकि साइंटिस्ट का नाम यंग है भाई। ठीक है, यंग साइंटिस्ट का नाम है। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था आयतन प्रतिबल, फिर आयतन विकृति, और अब पढ़ रहे हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक।
फिर अपन ने पढ़ा था अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण विकृति, अब पढ़ेंगे अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बोला था ये तीनों चीजें आपस में ऐसे आगे चलती जाएगी, पहले प्रतिबल, फिर विकृति, फिर प्रत्यास्थता गुणांक, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यंग के प्रत्यास्थता गुणांक को y से रिप्रेजेंट करेंगे अपन, आयतन को k से, और लास्ट में अपरूपण को अपन g से रिप्रेजेंट करेंगे। कई जगह इसको ईटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने तो वैसे g से करा है, बाकी कई जगह ईटा भी मिलेगा। इस सिंबल को अपन बोलते हैं ईटा, है ना, इसको अपन बोलते हैं ईटा, ETA। ठीक है ना, असम की राजधानी ईटानगर शायद यही होती है, मेरी जी की बहुत खराब है। ठीक है, तो वही ईटा आई है। चलो यंग प्रत्यास्थता गुणांक से स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तो देखो कुछ नहीं, जो हमने अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाया था और अनुदैर्ध्य विकृति उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उत्पन्न हुई उनके अनुपात को बोल रहे हैं। अब आयतन में आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति का अनुपात, ऐसे अपरूपण के अंदर अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का अनुपात, तो कुछ भी नहीं है, सब सेम ही है। तो देखो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अंदर प्रतिबल और विकृति का अनुपात, किस प्रतिबल और विकृति की बात यहाँ पे चल रही है? अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं? यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, तो देखो ये रहा हमारा फॉर्मूला आ गया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन विकृति। अनुदैर्ध्य प्रकृति प्रतिबल का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने F बटा A, विकृति पढ़ी थी डेल L बटा L, तो हमारा फॉर्मूला बन गया F और L तो ऊपर चला गया और A इंटू डेल नीचे चला गया। जहां पे डेल L क्या है? उसकी लंबाई में परिवर्तन, मतलब जितनी वृद्धि हुई है, A उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, F जो बल लगाया और L उसकी प्रारंभिक लंबाई। तो देखो इसे मान लो ये आपकी वायर है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है भाई? L, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है इसका? A, आपने इसको खींचा, बल लगाया, बल लगाने की वजह से इसकी थोड़ी सी लंबाई इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई? देखो इसकी थोड़ी सी लंबाई जो है वो बढ़ गई, ये हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया इसकी लंबाई को, तो मान लो इसकी लंबाई कितनी बढ़ी आपकी? डेल L। ठीक है, प्रारंभिक लंबाई कितनी थी? L थी, आपने जो बल लगाया वो F था, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। ठीक है, तो सेम सी चीज है, वो फॉर्मूला हमारा आ गया। अब जनरली क्या होता है, जैसे अगर हम तार के बारे में बात करें तो तार में क्या होता है, जैसे तार जो है जनरली सिलेंड्रिकल शेप की होती है। ठीक है, तो अगर मैं उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा हूं तो उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो जनरली A की वैल्यू क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला बन जाता है y बराबर FL बट्टा पाई आर स्क्वायर इंटू डेल L। ठीक है, यहां पे एक चीज आप अच्छे से समझिए, अगर L और डेल L क्या हो? नियत हो, यानी ऐसा बोल, हाँ ठीक है, डेल L और डेल L नियत हो अगर हमारे, तो हमें सीधी सीधी बात क्या समझ आती है कि y जो है वो किसके समानुपाती हो जाएगा? हमारे F बटा आर स्क्वायर के। यानी तार जितनी पतली होगी, देखो R जितना छोटा होगा, मतलब उसका क्षेत्र जो त्रिज्या है वो जितनी कम होगी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक उतना ज्यादा होगा। मतलब तार जितनी पतली, प्रत्यास्थता गुणांक उतना ज्यादा। ठीक है, इसलिए आपने नोटिस किया होगा जब अपन वायर बनाते हैं ना, जैसे क्रेन वगैरह के वायर, तो सिंगल वायर बनाने के बाद चोटी जैसा गूंथ देते हैं उसको। चोटी जैसा गूंथने से क्षेत्रफल कम हो गया, तो उससे यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपका बढ़ गया। ठीक है, इसलिए ऐसा चोटी जैसा उसको गूंथ देते हैं सिंगल वायर के बजाय। तो y जो है वो आर स्क्वायर की विक्रमानुपाती, r जितना छोटा y की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। अब हमारी बुक में एक मेथड दे रखा है जिसको अपन बोलते हैं सर्ल की विधि या सर्ल्स मेथड। इसके ऑपरेटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकाल सकते हैं। तो वो जो मेथड है वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको पहले बता दूं, वो मेथड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर, डोंट वरी। ठीक है, तो हमारा जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है सरल विधि से ज्ञात किया जा सकता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं लगाया, F बट्टा A डेल L बट्टा L, A की जगह क्या रख दिया? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल आपका सिलेंड्रिकल शेप होगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। अगर मैं इसके विमा के बारे में बात करूं, या इसके अगर मैं बोलूं कि इसकी मात्रक क्या है, यानी यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है, तो वही है जो भी अपन ने निकाल के आए थे। तो इसकी भी विमा वही होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी विमा नहीं होती है, हम सब जानते हैं। ठीक है, और अगर मैं विमा के बारे में बात करूं तो जो भी अपन निकाली वही है, वही m1 l-1 और t-2। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, सेम ही होती है। आई होप सबको क्लियर होगा। और अब दूसरा चैप्टर आया था ना, तब कई बच्चे मेरे से यंग प्रत्यास्थता गुणांक का क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैंने कहा चैप्टर तो आने तो फिर बताएंगे। ठीक है, तो अब देखो आ गया ना यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो यहां से हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला F बटा A अपॉन डेल L बटा L, खत्म, कुछ लर्न ही नहीं करना इसमें। ठीक है,
अब हमारी बुक में एक छोटी सी टेबल दे रखी है, तो ये टेबल आपके सामने है। ये जो टेबल है ये एनसीईआरटी से निकाली, मैंने कहीं और से नहीं निकाली है। तो इस टेबल में एक चीज नोटिस कीजिए कि जो जितने भी ठोस होते हैं, ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं यंग प्रत्यास्थता गुणांक ठोसों का ही निकलता है। तो जैसे आप जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं उसके अंदर आप नोटिस करिए इन सब का यंग प्रत्यास्थता गुणांक बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। और यहाँ पे देखिए एक चीज नोटिस अगर हम करें तो इस्पात जो है, इस्पात एक्चुअली स्टील ही होता है, तो ये जो स्टील है इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक सबसे ज्यादा होता है 200। कितना होता है? 200। अब यहां से एक चीज और नोटिस करिए कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टील जो है उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक काफी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा, इसकी लोडिंग कैपेसिटी जो है काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोड झेल सकता है। इसलिए जितने भी ब्रिजेस बनते हैं, जितनी भी क्रेन्स बनती हैं, उन सब की वायर्स हम किससे बनाते हैं? इस्पात यानी स्टील से, ठीक है, क्योंकि इनका यंग प्रत्यास्थता गुणांक काफी ज्यादा होता है। नोट करने वाली बात यहाँ पे यही है, ठीक है। इसके अलावा आप देख लीजिए कांच हुआ, कंक्रीट हुआ, लकड़ी, अस्तीन, सबके यंग प्रत्यास्थता गुणांक काफी कम है, जिसमें पॉलीस्टीरीन का तो बहुत ही कम है, ठीक है। तो आई होप सबको बात इतनी क्लियर हो गई होगी कि हम इस्पात का या स्टील का यूज सबसे ज्यादा क्यों करते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम बोलेंगे इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक काफी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इजीली काफी ज्यादा लोडिंग कैपेसिटी, अपन बेरिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं, लोडिंग कैपेसिटी या बेरिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, मतलब भारों को उठाने की क्षमता काफी ज्यादा होती है, ठीक है। और बाकी सारी वैल्यूज इनकी ज्यादा ही है, चरम सामर्थ्य सिग्मा की वैल्यू, ठीक है ना, वो और पराभव सामर्थ्य दोनों ही काफी ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं आगे अपन बात करते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। तो कुछ भी नहीं है, आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं अपन? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। तो ये देखो आ गया, इसको के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, आयतन में अपन ने क्या पढ़ा था? आयतन में अपन ने पढ़ा था क्या? वही डेल वी बटा वी तो था उसका विकृति, और प्रतिबल वही बल बटा क्षेत्रफल। लेकिन जो अपन ने आयतन विकृति पढ़ी थी वो पढ़ी थी माइनस का डेल वी अपॉन वी। माइनस का साइन क्यों? क्योंकि आयतन कम होता है। जैसे मान लो ये वस्तु थी, आपने मतलब जल ने इसको दबाया हर तरफ से लंबवत तरीके से इसके ऊपर बल लगा के इसको दबाया, दबाने से इसका जो आयतन है वो कम हो गया, और कम होने के बाद कुछ ऐसा हो गया, देखो कुछ ऐसा हो गया ये, ठीक है। तो पहले इसका आयतन v था, अभी इनमें जो अंतर आया ना, आयतन में जो अंतर, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? डेल वी, ठीक है। अपन क्या बोल रहे हैं इसको? डेल वी, जो आयतन में अंतर आया। तो पहले बड़ा वाला था गोला, अब छोटा हो गया, मतलब आयतन कम हो गया, तो नेगेटिव का साइन आएगा। फॉर्मूला लिखेंगे अपन माइनस का f बटा f इंटू वी अपॉन डेल वी इंटू ए। ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है? कि आयतन में कमी हुई है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आ रहा होगा। विमा और मात्रक इसके बिल्कुल सेम ही होंगे, कोई भी चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। देखिए ये रही हमारी एक टेबल, और कुछ और भी चीजें इसमें जी। यहाँ पे देखिए ऋणात्मक का जो साइन है, नेगेटिव साइन जो किसको बताता है? आयतन में कमी को व्यक्त करता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली बात है, ये तो टेबल बनी हुई है इसकी, अब इस टेबल में भी आप नोटिस कर लीजिए कि है ना किसका जो ऐसा बोल सकते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक सबसे ज्यादा है। तो आप नोटिस करेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक सबसे ज्यादा वही लो इसका आ गया, इस्पात का 160 है, निकल का सबसे ज्यादा है 260, ठीक है। मतलब ठोसों का सबसे ज्यादा होता है, द्रवों का देखोगे तो काफी कम है, और गैसों का तो लगभग नेग्लिजिबल है। ऐसा क्यों हो रहा है उसके पीछे रीजन आपको बता दें। एक टर्म हमें यहाँ पे और पढ़नी है जिसको अपन बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ता। अभी जो कंप्रेसिबिलिटी या संपीड़ता है वो क्या होता है कि भाई आप किसी चीज को कितना दबा सकते हो, और ये जो संपीड़ता होती है ये हमारे जो भी हमने पढ़ा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक उसकी व्युत्क्रम के बराबर होती है, B बोलते हैं इसको, और ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं बल्क मॉडुलस, इसको यंग्स मॉडुलस, इसको बल्क मॉडुलस। तो जो संपीड़ता है यानी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो आपकी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अब आप खुद सोचो, गैसों को दबाना आसान होता है, मतलब उनकी संपीड़ता काफी ज्यादा होती है, तो अगर उनकी संपीड़ता काफी ज्यादा है तो उनके के का मान ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये रहा, द्रवों को दबाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ठोसों के कंपैरिजन में तो दब जाते हैं वो, तो यानी उनका जो भी संपीड़ता है वो थोड़ी सी ठीक ठीक होती है। तो मतलब उसकी वैल्यू अगर ज्यादा है B की वैल्यू, तो K की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। द्रवों की देखो, ये किसका मान है द्रवों के लिए? ये हम द्रवों का मान निकाल रहे हैं
मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हमारे सिलेबस में ये जो बी है, ये बी इन लोगों ने हमारे सिलेबस में रिप्रेजेंट कर रखा है। मैं आपको बताता हूं, हमने यहाँ पे इसको बी नहीं लिखा है, हमने यहाँ पे इसको क्या लिखा है, के क्या है हमारा, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक अकॉर्डिंग टू आर्स। ठीक है, सिलेबस में उसको बी से लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों के लिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। इसको अपन लिख देते हैं बी, बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो बी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया माइनस का एफ वी डेल वी अपॉन ए, ये हो गया बल्क मॉडुलस। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। और जो आपका संपीड़ितता है, संपीड़ितता को अपन लिख देते हैं के से, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगी ना। तो यहां पे अपन ऐसा बोलेंगे कि अपन संपीड़ितता को क्या बोल रहे हैं, के बोल रहे हैं, तो के जो है बल्क मॉडुलस यानी आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के व्युत्क्रम के बराबर है। ठीक है ना, बी को अपन बोल रहे हैं बल्क मॉडुलस आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, और के को अपन बोल रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये जो बी की वैल्यू दे रखी है एक्चुअली किसकी है, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक की वैल्यू है, उसकी नहीं है, संपीड़ितता की नहीं है, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक की है। तो इस आयतन प्रत्यास्थ गुणांक में हम नोटिस करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि ठोसों के लिए आयतन प्रत्यास्थ गुणांक ज्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि ठोसों को दबा ही नहीं सकते अपन, मॉलिक्यूल्स वैसे ही पास पास है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको भी मैं करेक्ट कर देता हूं यहाँ पे, नहीं तो पढ़ते टाइम आप गड़बड़ कर देंगे। इसको हम के से लिख रहे हैं और इसको हम बी से। ठीक है ना, सिर्फ सिंबल चेंज करा और कुछ नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं है। इसको हटा के लिख देता हूं, इसको हटा देते हैं अपन, ये फॉर्मूला नीचे आपका लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ठोसों को दबाना मुश्किल है क्योंकि उनके लिए संपीड़ितता काफी कम होती है, और द्रवों को और गैसेस को दबाना कंपैरेटिवली इजी होता है, तो उनके लिए कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, और बल्क मॉडुलस यानी आयतन प्रत्यास्थ गुणांक कम होगा। इतना समझिए, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक आपके जो संपीड़ितता है उसकी व्युत्क्रम के बराबर है। ठीक है, होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चल रहे हैं अपन। अब हमारे पास अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक, जिसको अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, इसको यहाँ पे अपन रिप्रेजेंट करेंगे जी से। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जी से करा इसलिए हम भी जी से करेंगे, ईटा से नहीं करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल रहे हैं इसको अपन। तो ये क्या हुई, अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का अनुपात। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, अब सब जानते ही हो। ये जैसे कोई वस्तु दी, आपने इसके ऊपर बल लगाया F, ठीक है ना, आपने इसके ऊपर क्या लगाया, बल लगाया F बल लगाने के बाद आपको पता है इसमें कुछ ना कुछ विकृति उत्पन्न हुई है। तो ये जो कोण है इसको अपन ने बोला था क्या, फाई, इसको अपन ने क्या बोला था, डेल एक्स, याद होगा क्या सबको, और ये हमने बोला था L। तो यहां से अपन ने किसकी वैल्यू निकाली थी, यहां से अपन ने वैल्यू निकाली थी, पहले तो मैं आपको बता दूं जो प्रतिबल था वो था हमारे पास F/A। ठीक है, प्रतिबल तो क्या आया था हमारे पास, F/A। जहां तक बात है विकृति की, तो विकृति अपन ने कैसे निकाली थी, tan फाई बराबर डेल एक्स बटा एल। तो ये डेल एक्स बटा एल, जिसमें हमने बोला था थीटा बहुत छोटा है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई फाई बराबर डेल एक्स बटा एल, और ये हमारी क्या है, विकृति। ये क्या बता रहा है, विकृति को। ठीक है, किसको बता रहा है, विकृति को। तो जी बराबर कितना हो गया, इसको हम लिख देते हैं फाई। ठीक है, तो जी बराबर हो गया F/A, और यहाँ पे आ जाएगा डेल एक्स बटा एल, इसको आप लिखोगे जी बराबर F/A इंटू डेल एक्स और इंटू एल। यहाँ एक और फॉर्मूला भी है जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ, मैं बता देता हूँ, उसने फाई से लिखा है, तो जी फाई बराबर ऐसा लिखा हुआ है F/A, है ना, एनसीईआरटी में ऐसे भी लिखा हुआ है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, बस फाई किसको बता रहा है, विकृति को, इतना सा है बात और कुछ नहीं। यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली है, वो नोटिस करने वाली बात क्या है, एक तो पहले इसकी टेबल आप लोग देख लीजिए। इसके टेबल में आप नोटिस करिए वापस, जो इस बार जैसे टंगस्टन है, तो टंगस्टन के लिए जो हमारी वैल्यू है किसकी, जी की, वो काफी ज्यादा है, इस्पात के लिए कम है। तो ये इस टेबल को देखने के बाद एक छोटा सा रिलेशन हमारे सामने आता है। ठीक है, वो रिलेशन क्या है, जो यंग प्रत्यास्थ गुणांक जो था, हमने जो भी यंग प्रत्यास्थ गुणांक पहले पढ़ा था और अभी पढ़ा अपन ने अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक। तो अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक यंग प्रत्यास्थ गुणांक का लगभग 1/3 होता है। ठीक है, ऐसा आप नोटिस करिए, यहाँ पे आया 84 का 3 गुना कर दो, तो अगर 80 भी मान लूं तो 240 के आसपास आता है। तो यहाँ पे देखो इस टेबल में कितना आया था हमारे पास, 200 के आसपास। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका 1/3 होता है। ये रिलेशन लगभग काम करता है अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक
और आपके यंग प्रत्यास्थता गुणांक में। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बड़ा होता है और पूर्वपर्ण प्रत्यास्थता गुणांक लगभग उसका 1/3 होता है। ठीक है, तो आई होप सबको बात क्लियर हो गई होगी, सारी चीजें वही हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो हमने छोड़े हैं, एग्जाम्पल्स, और एक चीज और देखेंगे, सरल की जो विधि मैं आपको बता रहा था वो देखेंगे। और बस इस चैप्टर में हमारे पास इसके एप्लीकेशन बच्चे हैं, इसकी ऊर्जा बची है। ठीक है, एक ऊर्जा बचेगी हमारे पास, एक पायसा अनुपात बचेगा हमारे पास, और एक हमारे पास एप्लीकेशन। तो 3 मेजर हमारे पास टॉपिक बचे हुए। ठीक है बच्चों, इस क्लास के लिए इतना ही। काफी सारी चीजें आज अपन ने खत्म करी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी डेंगू वेंगू और फैलने लग गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, और पढ़ते रहिए। 11th क्लास है, हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। और अगर कोई परेशानी हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।